ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 11 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर अगले दिन सुबह फुजियो ब्रेकफास्ट लेकर जियानियो के घर आता है और उसे बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम दोनों कल रात देर से सोए हो और आज देर से उठोगे, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। और जिनियन ने बोला है कि तुमने फ्लावर कैनिबल केस का फाइल देखा है। जिनियन वो किसी को देखने नहीं देता है, उसकी मॉम और बहन ने भी वो नहीं देखा है। और जियानियो पूछती है, क्या तुमने देखा है? फुजी बोलता है हाँ। जियानियो बोलती है, तो तुमने उसे रिकवरी में हेल्प किया है? फुजी बोलता है नहीं, वो अपने आप ही रिकवर हो गया था। और तभी जर्रन जियानियो को फोन कर बोलता है कि वो उसे और जिनियन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए लेने आ रहा है। इसीलिए जियानियो फुजियो को जिनियन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने बोलता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जिनियन और जियानियो जर्रन के साथ पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस देखने जाते हैं। फिर जियानियो अपने दोस्त को फोन कर बोलती है कि मैं जिनियन की असिस्टेंट बन गई हूँ। मैंने सोची थी कि मुझे एक शांत और स्टेडी जॉब करना चाहिए, लेकिन मुझे ये जॉब करना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर फोन रखने के बाद उसकी दोस्त की बहन उसके दोस्त के पास आकर बोलती है, क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ। इसीलिए वो लोग यूनिवर्सिटी के पीछे मिलने जाते हैं और वहाँ वो लोग एक डेड बॉडी देखते हैं। फिर वो जियानियो को फोन कर इस बारे में बताती है। इसलिए जिनियन और जियानियो वहाँ जाते हैं और जियानियो वहाँ जाकर अपने दोस्त से मिलती है और उसकी दोस्त से बोलती है कि विक्टिम उसकी बहन की रूममेट है। फिर वो लोग जर्रन के पास जाते हैं और जर्रन उन्हें बोलता है, विक्टिम का नाम मिंग हुआई है, वो 19 इयर्स की है और इकोनॉमी की स्टूडेंट है। उसे इस चाकू से मारा गया है। और जिनियन बोलता है, ये एक इमेच्योर मर्डर है। मर्डरर ने पहले ही विक्टिम का गला काटकर उसे मार डाला था, लेकिन फिर भी उसने लगातार विक्टिम को चाकू से स्टैब किया है, जिसे देखकर लगता है कि मर्डरर को मर्डर करने के बाद उसे कुछ भी गिल्ट और फियर फील नहीं हुआ है। उसने विक्टिम को पेट की वजह से मारा था, लेकिन आखिर के कुछ स्टेप देखकर लगता है कि उसे विक्टिम को मारने में मजा आने लगा था। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वो बाद में फिर से मर्डर करेगा। जर्रन, क्या तुमने विक्टिम के परिवार को खबर दिया है? जर्रन बोलता है, हाँ, हमने लोग भेजा है। उसके पेरेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स हैं। उन्होंने पैसा बचाकर अपनी लड़की को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा था। और जिनियन पूछता है, पढ़ने का टाइम क्या है और उसके पास से क्या क्या मिला है? जनरल बोलता है, ये मर्डर कल रात 9 से 10 बजे के अंदर हुआ है और उसके पास से एक पर्स मिला है, जिसके अंदर सिर्फ कुछ पैसे और मेकअप है। और जिनियन पूछता है, तो मोबाइल का क्या हुआ है? इस उम्र के लड़कियों के पास मोबाइल जरूर होता है। फिर जनरल सभी को आसपास मोबाइल ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन मोबाइल नहीं मिलता है। और जियानियो जिनियन से पूछती है, तुम्हें अब तक इस केस के बारे में क्या क्या पता चला है? और जिनियन बोलता है, तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो? क्या मर्डर यूनिवर्सिटी के अंदर का कोई है या बाहर का? जियानियो बोलती है, अंदर का कोई है। जिनियन बोलता है, तो मर्डर कोई स्टूडेंट, प्रोफेसर और कोई यूनिवर्सिटी का स्टाफ हो सकता है। और जियानियो बोलती है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे को मार दे जिसे वो जानता हो? जिनियन बोलता है, यूनिवर्सिटी सोसाइटी का एक हिस्सा है और यहाँ डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं। और जिनियन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या विक्टिम यहाँ खुद से आई थी या किसी ने जबरदस्ती लाया था? जियानियो बोलती है, खुद से आई थी। मर्डर रात में हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई उसे जबरदस्ती लाता तो कोई ना कोई जरूर देखता और यह फाइट के भी कोई निशान नहीं है। जिनियन पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है, एक लड़की यहाँ क्यों आई होगी? जियानियो बोलती है, शायद बॉयफ्रेंड से मिलने। आमतौर पर यहाँ कपल्स डेट के लिए आते हैं। और जिनियन बोलता है, चलो फिर विक्टिम के रूममेट से जाकर बात करते हैं। उनसे बात करने के समय उनका बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करना। फिर वो लोग उनसे बात करने के लिए जाने लगते हैं। और जियानियो जिनियन को बोलती है, मिंग हुआई के साथ रूम में और भी 3 लड़कियां रहती थी। उनका नाम है जियाओ रैन, जियाओलू और यांगजी, और इस फाइल में उनकी इंफॉर्मेशन है, देख लो। और जिनियन बोलते हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तुमने देख लिया है, वही काफी है। फिर वो लोग पहले जियाओ रैन से पूछते हैं और वो बोलती है, मिंग हुआई बहुत बार रात में बाहर रहती थी, इसलिए कल रात जब वो वापस नहीं आई तब हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा था और हमने टीचर से ये हमेशा की तरह वो छुपा लिया था। और जिनियन पूछता है, तुमने आखिर बार उसे कब देखा था? वो बोलती है, कल रात 7 बजे के आसपास एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर। वो वहाँ पैसा पे करने के लिए गई थी, लेकिन देर होने की वजह से ऑफिस बंद हो गया था। जियाओलू बोलती है, मिंग हुआई सभी का खाने का पैसा इकट्ठा कर ऑफिस में जमा करती थी। वो 40,000 रुपए ऑफिस में जमा करने गई थी, लेकिन देर होने की वजह से वो जमा नहीं कर पाई थी। वही मैं और जौरन उससे मिले थे। फिर मैं अपने रूम में चली गई थी और मुझे तभी अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं एक गिलास ब्राउन शुगर की पानी पीकर सो गई थी और तब उस रूम में कोई नहीं था। फिर 9 बजे के करीब जाओरन और यानजी एक एक करके रूम में वापस आए थे
और फिर टीचर रूम चेक करने आई थी और हमने मिंग हुई की रूम में नहीं होने की बात उनसे छुपा ली थी और फिर हम सभी सो गए थे। जिन यान पूछता है क्या मिंग हुई का कोई बॉयफ्रेंड था। यान जी बोलती है शायद था। यूनिवर्सिटी के पहले दिन उसे सुबी से प्यार हो गया था, लेकिन पहले सुबी उसे इग्नोर करता था। फिर बाद में सुबी ने उसकी केयर करना शुरू किया था। लास्ट वीक वो दोनों खाना खाने और मूवी देखने भी गए थे। और जिन यान पूछता है क्या मिंग हुई रूम से निकलने से पहले 40,000 रुपए लेकर निकली थी। वो बोलती है शायद लेकर ही निकली थी, क्योंकि पुलिस उसके कैबिनेट चेक करने आए थे और उन्हें वहाँ पैसा नहीं मिला था। फिर वो लोग सुबी से मिलने जाते हैं और वहाँ जाकर जिन यान को बोलती है सुबी सच में हैंडसम है। और जिन यान जेलस होकर बोलता है वो हैंडसम है, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। फिर वो लोग सुबी को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं और जियानी उससे पूछती है क्या कल रात मिंग हुई के साथ तुम्हारा डेट था। सुबी बोलता है नहीं। जियानी बोलती है जब वो मरी थी तब उसने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई थी और मेकअप की हुई थी, और जहाँ उसकी बॉडी मिली है वहाँ भी लोग डेट के लिए जाते हैं, जिसका मतलब वो जरूर डेट पर गई थी। सुबी बोलते हम वहाँ पहले भी गए हैं, लेकिन कल मैं फुटबॉल मैच देख रहा था, मैं डेट पर नहीं गया था। और जीनियन पूछता है क्या तुम्हें कल कुछ भी सस्पिशियस लगा था। वो बोलता है कल रात मिंग हुई ने मुझे मैसेज किया था कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम कहाँ हो। और तब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया था। वो मैसेज ये रहा और मैंने उसे रिप्लाई किया था कि तुम क्या बोलना चाहती हो, मैं अपने रूम में हूँ। फिर उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। और जियानियो बोलती है तुमने उससे और कुछ भी क्यों नहीं पूछा था। वो बोलता है मिंग हुई मुझे पहले भी परेशान करती थी, इसीलिए मैंने सोचा था कि वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए ये सब कर रही है। अगर शायद तब मैंने उसे कॉल किया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। और जिनियन बोलता है जब तुम मैच देख रहे थे तब क्या कोई तुम्हारे साथ था। वो बोलता है नहीं। जिनियन बोलता है फिर सोच के देखो, क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारा नाम यूज कर मिंग हुई को वहाँ बुला सकता है। वो बोलता है एक लड़का है जो मिंग हुई की हाई स्कूल का दोस्त है। वो मिंग हुई को पसंद करता है और मिंग हुई की वजह से उसने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है। वो कुछ दिन पहले मेरा मैच देखने आया था और मुझे गुस्से के साथ देख रहा था, लेकिन सभी जानते हैं कि मिंग हुई मेरे पीछे पड़ी थी, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला था। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। और जी नियान वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग जावरान के पास उस लड़के के बारे में पूछने जाते हैं और जावरान बोलती है उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन वो लोग डेट नहीं कर रहे थे। वो पहले भी हमारे डो में आया था, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करता था। और मिंग हुई जब से सू बिन के पीछे पड़ी थी तब से वो हमारे डो में और नहीं आया है। और जीनियन जियानियो को उसका नाम पूछने के लिए बोलता है, इसलिए जियानियो जावरान से उसका नाम पूछती है और वो बोलती है उसका नाम है सिवान। दूसरी तरफ पुलिस मिंग हुई की फोन ट्रैक कर रहे थे और उन्हें फोन का सिग्नल यूनिवर्सिटी के एक लॉकर से मिलता है। और वो लोग चेक करके देखते हैं कि वो लॉकर सियान का है और उन्हें फोन भी वहाँ मिलता है। फिर पुलिस सियान को पकड़कर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पुलिस उसे बोलते हैं तुम मिंग हुई की क्लासमेट हो और उसे पसंद करते हो, लेकिन जब तुमने देखा कि वो तुम्हें छोड़कर सुबिन के पीछे भाग रही है तब तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने उसे चाकू से स्टैब कर मार डाला। और सियान बोलता है मैंने उसे नहीं मारा है। फिर पुलिस पूछते हैं कल रात तुम कहाँ थे। वो बोलता है मैं मिंग हुई के डोम के सामने था, मैंने देखा था कि वो सज धज के बाहर जा रही है, इसलिए मैं जानता था कि वो सुबिन के साथ डेट पर जा रही है, इसलिए मैं उसके पीछे गया था। फिर वो पहाड़ के ऊपर चली गई थी और मैंने पहाड़ के नीचे बहुत देर तक उसके लिए इंतजार किया था और फिर मैं अपने रूम में वापस चला गया था। और मैंने आज दोपहर में सुना कि वो मर गई है। अगर तब मैं उसके पीछे पीछे ऊपर तक जाता तो शायद वो जिंदा होती। और जर्रन पूछता है तो मिंग हुई की फोन तुम्हारे लॉकर में क्यों मिला है। वो बोलता है मैं नहीं जाता हूँ। फिर पूछताछ करने के बाद वो लोग सियान को छोड़ देते हैं। फिर जर्रन टीम लीडर को बोलता है क्राइम सीन में एक जूते के छाप के बगैर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है और वो जूते के छाप भी सियान के जूते से बड़ा है। और टीम लीडर बोलता है शायद उसने सभी को गुमराह करने के लिए बड़े साइज का जूता पहना था। जर्रन बोलता है अगर उसने ये सब बचने के लिए किया है तो उसने मिंग हुई की सेल फोन अपने लॉकर में क्यों रखा था। उस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि शक सियान के ऊपर जाए। अगर सियान किलर है तो उसके पास वो फोन ले जाने का कोई कारण नहीं था और उसका लॉकर आसानी से खोला भी जा सकता है। मुझे लगता है मर्डरर ने उसे फंसाने की कोशिश किया है। उसी तरफ जीनियन और जियानियो खाने जाते हैं और वह जियानियो जीनियन को बोलती है थैंक यू कि तुमने मेरे लिए ये केस लिया, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ बड़े केस लेते हो। और जीनियन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए केस लिया है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि तुम्हारी दोस्त इस केस के साथ रिलेटेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये केस की डिफिकल्टी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस केस में मर्डरर ने बहुत सारा क्लू छोड़ दिया है, तुम्हें सिर्फ उस क्लू को ढूंढना है। ये मर्डरर तुम्हारी तरह ही
इनएक्सपीरियंस हैं और मैं भी तुम्हें हिंट देकर एविडेंस ढूंढने में मदद करूंगा। अभी तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जियानियो बोलती है, मुझे लगता है हमें सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहिए जिससे हमें पता चले कि सियान का लॉकर किसने खोला था। जिनियन बोलता है, लॉकर रूम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। अभी हमें चेक करना चाहिए कि क्या कोई और भी है जो सुबिन को पसंद करता है। फिर वो लोग यूनिवर्सिटी में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक लड़की जाओलिन भी सुबिन के पीछे पागल थी, इसीलिए वो लोग उससे पूछताछ करने जाते हैं और जियानियो उसे बोलती है, तुम और मिंग हुआई दोनों ही सुबिन के पीछे पागल थी, लेकिन आखिर में सुबिन ने उसे चुना। तुम्हें इस वजह से जरूर गुस्सा आया होगा। और वो बोलती है, सुबिन उसे पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, वैसे भी उसके पास पैसों के सिवा और कुछ भी नहीं था। और जियानियो बोलती है, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी। और जिनियन उससे पूछता है, तुम उस रात 9 से 11 बजे के बीच में क्या कर रही थी? वो बोलती है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। जिनियन बोलता है, लाइब्रेरी 9 बजे बंद हो जाता है। और वो बोलती है, मैं वॉक कर रही थी। फिर पूछताछ करने के बाद वो लोग जाने लगते हैं और जियानियो जिनियन को बोलती है, मुझे सबसे ज्यादा शक जाओलिंग पर है, तुम्हें क्या लगता है? जिनियन बोलता है, उसने कुछ काम की बात बताई है। जियानियो पूछती है, उसने क्या बताई है? जिनियन बोलता है, खुद पता लगाओ। फिर रात में सुबिन पहाड़ में अपना जूता छुपाने जाता है और वहाँ जाओलिंग आकर उसे बोलती है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम्हें उस रात पहाड़ में आते हुए देखा था। तुम यहाँ अपना जूता छुपाने आई हो ना, क्योंकि क्राइम सीन से तुम्हारे जूते का छाप मिला है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर अगले दिन सुबह जिनियन जियानियो के घर खाने जाता है और जियानियो उसे बोलती है, मुझे समझ में आ गया है कि जाओलिन ने कौन सी काम की बात बताई थी। मिंग हुआई के पेरेंट्स नॉर्मल वर्कर्स हैं, उनका इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन जाओलिंग ने बोली थी कि मिंग हुआई के पास बहुत पैसा है। उसने ऐसा क्यों बोला होगा? क्या मिंग हुआई ने सुबिन को बोला था कि वो रिच है? और जिनियन बोलता है, और शायद मिंग हुआई सुबिन के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती थी। दूसरी तरफ जाओलिन सुबिन को उसके साथ डेट करने के लिए फोर्स करने लगती है। If you like this video, please like and subscribe it.